यूपीएससी क्यों, जहाँ पर मतलब इतना कंपटीशन है, अनसर्टेनिटी है, आपको 3 साल लगे, व्हाई यू चोज टू गो फॉर दिस? फेथ। फर्स्ट टाइम अराउंड मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस, परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क। थरो, रिवाइज्ड और वास्ट होता है तो इतना टफ नहीं रहता है। सो इज इट एडवाइजेबल टू राइट एनीथिंग समहाउ, या फिर उसको स्किप करना चाहिए, और क्या आपने ऐसा कुछ किया था? नमस्कार मित्रों, हमारे साथ कशिश बख्शी जी मौजूद हैं, जिन्होंने ये लेटेस्ट यूपीएससी एग्जाम में रैंक 54 हासिल किया है। फिलोसॉफी ऑप्शनल सब्जेक्ट, 3rd अटेम्प्ट था मैम का। सबसे पहले तो मैम आपको सफलता की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैम बाकी सब चीज़ों पे तो सब बातें कर चुके हैं और आपने अपनी सब स्ट्रेटेजी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बताई है। मुझे खास तो जानने में दिलचस्पी है कि ये जो फिलोसॉफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मतलब इसमें क्या पढ़ना होता है हमें? इसमें वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी होती है पेपर 1 में। पेपर 2 में होता है सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी एंड रिलीजियस फिलोसफी। तो इसमें वेस्टर्न फिलोसोफर्स सारे प्लेटो से लेके एरिस्टोटल, डकार्ट, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स भी हैं। और इंडियन फिलोसफी में षट दर्शन है पूरे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक फिलोसफी है। ऐसे ही सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी जूरिस्प्रूडेंस जैसा है, उसमें आइडियाज़ है सॉवरेनिटी, राइट्स, लिबर्टीज़, आगे आगे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स भी है जैसे जेनोसाइड, क्राइम एंड पनिशमेंट एंड रिलीजियस फिलोसफी। तो मैम ये जो फिलोसॉफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर मतलब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हूँ तो मैं देखता हूँ कि पिछले 3 सालों में ऐसे ऐसे थिंकर्स थियरी और चीज़ें पूछ रहे हैं जो पहले पूछने का रिवाज नहीं था, एंड इट इज़ नॉट गिवन इन बुक्स। तो मुझे ये जानना है कि क्या फिलोसॉफी में भी ऐसा हो रहा है कि मतलब जैसे प्रीलिम टफ हो गया, ये ऑप्शनल भी टफ हो गया, या कुछ नया इसमें दिखता है आपको? सर, ये एक मैंने नोटिस किया कि जो लास्ट वेस्टर्न फिलोसोफर्स के जो लास्ट है स्ट्रॉसन और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है वो इन नेचर, और उनका ज़्यादा सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले बहुत बेसिक फिलोसोफर्स के आते थे इनिशियल, जिनका बहुत मटेरियल है सिलेबस में, बट वहाँ से कम आ रहा है। आपने इससे पहले भी एक बार मेंस दिया था और इस बार आपको सीधा रैंक 54 मिला है। डबल डिजिट में रैंक आना वो खुद में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहाँ पर मतलब इतनी मारामारी एक एक मार्क्स पे टाई चलती है। तो ऐसा क्या नया आपने इस बार किया था कि जो आपको सीधा प्रोपेल करके 2 डिजिट रैंक में ले आता है? फेथ। फर्स्ट टाइम अराउंड मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। मार्क्स और फीडबैक जो मिल रहा था उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया कि क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे। एक जो मेन चीज़ मैंने चेंज की थी वो था फेथ। ऑब्वियसली एक बार देने के बाद आपकी प्रिपरेशन बेटर भी हो जाती है। इस बार मैंने टेस्ट भी और ज़्यादा किए थे काफ़ी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ने अपनी प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी हैं। दोस्तों, अनअकैडमी का 15 मंथ यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन अब मात्र 29,999 रुपये में अवेलेबल है, विच नॉट ओनली कवर्स प्रीलिम्स बट ऑल्सो हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटीरियल, 1-on-1 मेंटरशिप और प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी। तो दोस्तों, देर मत करिए, बिकॉज दिस इज द लोएस्ट प्राइसिंग यू विल गेट फॉर सच अ प्रीमियम कोर्स। इस कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। मान लीजिए भगवान नहीं करे इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो मतलब आपकी दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आता कि मैं किसके कारण मेरा ये सिलेक्शन नहीं आया? सपोज मार्कशीट नहीं देखी होती तो? सर, यही लगता कि ऑप्शनल में कम रह गए थोड़े से, क्योंकि ऑप्शनल और ऐसे ही मेन होते हैं जिनसे बनती है रैंक। तो यही फर्स्ट थॉट तो यही आता। ऑप्शनल दगा दे गए, सबको यही लगता है। मैम फिलोसॉफी आपने लिया और आप पाती हैं कि आजकल निबंध भी जो 2 सेक्शन है, और ऐसा वो मतलब फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड उसको क्रूर आनंद जो लेना है कि एक सेक्शन में सारे फिलोसॉफिकल टाइप ऐसे पूछता है, एंड यू हैव टू चूज एंड पिक एंड चूज वन। तो आपने कौन सा निबंध लिखा था उस वाले सेक्शन फिलोसॉफी? उसमें तो सबसे बेसिक वाला, नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट। और इसमें कोई खास बात जो आप अपने लर्नर्स के साथ शेयर करना चाहिए? इस ऐसे के बारे जी, में जी। तो ऐसे चूज़ करने का तरीका मेरा बहुत इंट्यूटिव था। मैं चारों सेंटेंसेस पढ़ के बस जो फर्स्ट मुझे लगता था कि इस पे शायद मैं अच्छा लिखूंगी वही चूज़ करती थी, और फिर उसको ही सोचने लगती थी। और ये वाला चूज़ करने का रीज़न ये था कि काफ़ी टाइम से आई हैड बिन वॉन्डरिंग, बट आई न्यू दैट आई एम नॉट लॉस्ट, तो इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट इवन। मैम आपने बताइए प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह फिलोसोफर्स के बारे में आप पढ़ती हैं,
लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले का नहीं है तो सब हमारा है. सो वेदर दे आर पॉलिटिकल थिंकर्स और दे आर फिलोसॉफिस्ट, मतलब पहला वो क्या है? सर दे आर फिलोसोफर्स फर्स्ट. पॉलिटिकल साइंस वाले बोलेंगे बिकॉज उनका एप्लीकेशन बेस्ड है, बट उनके फर्स्ट प्रिंसिपल्स तो फिलोसफी में ही आएंगे. आगे मैम बात करें कि आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और वहाँ से तो व्यक्ति चाहे आजकल ये जितना भी डिजिटल एज है, कॉर्पोरेट जगत है, मल्टीनेशनल कंपनी है, थोड़ी लेफ्ट राइट करे तो अच्छे खासे पैकेज में बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों में शांति की नौकरी हो सकती है. तो फिर यूपीएससी क्यों, जहाँ पर मतलब इतना कंपटीशन है, अनसर्टेनिटी है, आपको 3 साल लगे, व्हाई यू चोज टू गो फॉर दिस? सर मैंने लॉ कॉलेज में प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया. पूरे 4 years आई वाज देयर. 5th year में कोविड हुआ था. 4 years आई एक्सप्लोर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. मैंने लॉ फर्म्स में भी इंटर्न किया, इन हाउस जो कंपनीज में होता है वहाँ भी इंटर्न किया, कोर्ट रूम इन्वायरमेंट भी देखा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. और सब कुछ करने के बाद आई रियलाइज़ कि मुझे पहले से यूपीएससी का मन था, बट ये सारे देख के आई रियलाइज़ जो मुझे करना है लाइफ में वो पॉसिबल शायद यूपीएससी के थ्रू ही है. सो एंड एनीथिंग फ्रॉम योर फैमिली इन दिस फील्ड, सिविल सर्विस, आर्मी वगैरह कुछ? Yes, my father is in the army, sir, and पूरी it is a family of army officers. My grandfather was also in the army. तो इसलिए ये सर्विस बिफोर सेल्फ वाला तो मैं बचपन से मोटो देख ही रही थी. तो आई थिंक दैट वाज अ मेजर रीजन व्हाई आई वांटेड टू सर्व द कंट्री समहाउ. एंड इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट. 2 डिजिट रैंक लाना बहुत बड़ी बात है. लोग मतलब ऑफकोर्स हमेशा सब जगह आए रैंक 1 2 3 4 5, पर मेरा ये मानना है कि 1 से 100 के अंदर जो भी आता है वो बहुत ही इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस, परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क. ठीक है, अब 1 से 50 या 100 में रैंक आना वो तो इंटरव्यू या ऑप्शनल या निबंध में कम ज़्यादा थोड़ा हो गया, स्केलिंग थोड़ा ये वो हो गया, बट इट इज़ अ हार्ड वर्क इंडीड. और इसमें मतलब कोई लक और तुक्के वाली बात है नहीं, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है. मैम हमारे साथ आपकी जो बात हो रही थी, प्रीलिम्स में इस बार कट ऑफ कुछ रहा जीएस का 75 और आपके करीब 90 के ऊपर 96. तो ऐसी मतलब क्या आपने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की, आप कट ऑफ से इतनी आगे? सर ये थर्ड प्रीलिम्स था एक तो, और मैं प्री के पहले श्योर रहती थी कि हो जाएगा मेरा कितना भी टफ आए, क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्सेज बहुत बार रिवाइज थे मेरे, और मैं मॉक्स बहुत ज़्यादा मॉक्स करती थी और उनको भी 1 से 2 बार रिवाइज करती थी. तो आपका क्वेश्चंस का बेस और नॉलेज बेस थरो, रिवाइज्ड और वास्ट होता है, तो इतना टफ नहीं रहता है आई बिलीव. जैसे आप बोलते हैं वो क्लोज हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं जो, वो मैं अपने सॉर्टेड रखती थी हमेशा कि अगर बेसिक सोर्सेज से कुछ आ रहा है तो मिस नहीं होना चाहिए. आप इतनी जो तैयारी कर रही थी तो स्टडी ग्रुप में कुछ और भी अपने साथी और मित्र होंगे जो शायद किसी कारण से सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनको देख के उनके ऑब्जर्वेशन से मतलब आप क्या समराइज करना चाहे वो 3 या 5 गलतियां जो सब लोगों ने उससे बचने की ज़रूरत है? एक मैंने चीज़ नोटिस की है कि मॉक्स पहले तो देना नहीं चाहते. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी एनालाइज करने में बहुत डर लगता है. मैं बहुत बार लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि पूरे पेपर्स अटेम्प्ट करो, खुद बनाओ कि कहाँ से क्या आता है, टॉपिक्स खुद एनालाइज करो, बट फिर भी करते नहीं है. उनको कुछ खौफ है कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी कम है. वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल. मैम जहाँ तक बात है कि प्रीलिम्स तो उसमें तो जितने में उतनी वो करेंगे कि इतना 33% वगैरह प्रॉबेबली दे गो इनटू दैट. मेरा प्रश्न है कि मेंस में सपोज जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं और कोई एकदम क्रेजी चीज़ पूछी जाए कि जो आपको बिल्कुल पता नहीं है, आउट ऑफ 1 to 20 क्वेश्चन जो भी जीएस मेंस पेपर 1 to 3 में, सो इज इट एडवाइजेबल टू राइट एनीथिंग समहाउ या फिर उसको स्किप करना चाहिए, और क्या आपने ऐसा कुछ किया था? थैंकफुली मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन लगा नहीं. मैं एक साइड से स्टार्ट करती थी और पूरा अटेम्प्ट कर देती थी क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है. बट अगर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्टम्प कर रहा है कि बिल्कुल पता ही नहीं है, तो फिर नहीं करना चाहिए अटेम्प्ट. आप पेपर कंप्लीट करिए, टाइम बचता है तो वापस आइए उसमें. ये जो प्रीलिम्स का पेपर होता है 1 to 100 क्वेश्चन, उसमें भी कुछ लोग की मतलब अलग अलग स्टाइल ऑफ टिकिंग द क्वेश्चन होता है कि पहले 1 से 100 मैंने देखे, फिर 1 से 7 100 गोले में बनाऊँ, कुछ ऐसा 1 देख के 1 बनाऊँ, कुछ ऐसा मैं 5 क्वेश्चन देख के 5 बनाऊँ. तो व्हाट वाज योर फ्लो? एक पेज पे जितने हैं वो करके तभी के तभी उनका तो भर लूँ,
फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में मैक्सिमम हो जानी चाहिए। एक फर्स्ट राउंड में मैं जितनी श्योर होती थी वो करती थी, सेकंड में बहुत जल्दी होता है, बचे हुए क्वेश्चंस करती थी, थर्ड के लिए बहुत कम क्वेश्चंस छुटनी चाहिए क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है लास्ट में। एब्सोल्युटली। सबकी दुखती नस जो है सी सेट के बारे में आप कुछ बताना चाहें कि विद्यार्थियों सीसा टफ होते जा रहा है। 21 से 22 मुझे ज़्यादा टफ लगा, 23 तो इतना टफ लगा था मैंने घर आके बोला कि 1 तो हो जाएगा। सीसा टफ है, पता नहीं होगा कि नहीं। और 11th के मैथ्स के क्वेश्चंस थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, काफ़ी टफ प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी थे, तो सीसैट अच्छे से प्रिपेयर करना ही चाहिए। इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसी यूनिक चीज़ आपके साथ हुई हो या पूछा गया हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरे डैफ से बहुत कम पूछा सर। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ तो लॉ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करी थी, लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे। आर्मी बैकग्राउंड से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करी थी, वहाँ से भी नहीं थे। बहुत ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड सेटअप था, मतलब मुझे जाते ही कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह भी नहीं, मैम स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस डायरेक्टली, बहुत सीरियस था। कोई ऐसा क्वेश्चन जो मतलब यादगार हो जो आप शेयर करना चाहें? एक थर्ड मेंबर जो थे उन्होंने स्टार्ट ही क्वेश्चनिंग ऐसे की कि आई हैव सीन अ वीडियो ऑन यूट्यूब बाय टाटा विच सेज दैट दे हैव मेड अ कार विच रन्स ओनली ऑन वाटर, डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? तो मैंने आई टोल्ड हिम अबाउट ऑल द टेक्नोलॉजीज आई नो अबाउट दैट रन ऑन वाटर विच वे वाटर इज हेल्प, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो गया या वाटर कोई डायरेक्टली यूज़ करे। वो टू एंड फ्रो के बाद उन्होंने बोला नहीं सिर्फ वाटर, इज दैट पॉसिबल? सो आई सेड आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी सच टेक्नोलॉजी एंड देन ही टोल्ड मी येस यू आर राइट, दिस इज फेक न्यूज़। तो वो पता नहीं क्यों मुझे बड़ी देर तक उस फेक न्यूज़ को मैं पकड़ पाऊँ या नहीं, उस पर क्वेश्चनिंग कर रहे थे, वो थोड़ा फनी था। जी जी। जिस दिन रिजल्ट आया आप कहाँ पर थे? फाइनल रिजल्ट जब आया घर पे तो अगेन इट इज़ मतलब ग्रेट डिलाइट। मैं तो कहना चाहूँगा कि इट वाज थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है, पर 1 से 50 के अंदर मतलब ये 154 रैंक मतलब 2 डिजिट रैंक इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ मित्रों कि कई सालों से मैं देख रहा हूँ कई बार जो प्रतिभावान लोग होते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं आता, सिलेक्शन आए तो ऐसा रैंक बहुत पीछे हो तो अपने मनचाही सर्विस नहीं मिले, फिर वापस आपको एग्ज़ाम देनी पड़े रैंक इम्प्रूव करने के लिए, तो पर ये एक ही झटके में ख़त्म। एंड नाउ यू विल गेट द मतलब जो आपकी चॉइस की सर्विस है, IAS हो, और तो बहुत ही अच्छी उपलब्धि है और भगवान की भी मेहरबानी है, पेरेंट्स का भी आशीर्वाद है और खुद की मेहनत तो है, कोई इसमें कोई दो बात नहीं है। आखिर में मैम आप बच्चों को कुछ कहना चाहें? खुद से ऑनेस्ट रहना चाहिए हमेशा। आपको बहुत ऑनेस्टली पता होना चाहिए कि आपके दिन का टाइम कहाँ जा रहा है और आप कितने प्रोडक्टिव हो हर दिन। स्प्रिंट है नहीं, मैराथन है, हर दिन अच्छे से पढ़ना है। तो आई थिंक ऑनेस्टी टू सेल्फ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द एंटायर प्रोसेस। तो मित्रों कशिश जी के साथ आज तो हमने बस कुछ आयाम पे चर्चा की, वरना तो सुकून से सारी बात करनी है।